आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश खैरनार सर। डॉक्टर सुरेश खैरनार राष्ट्र सेवा दल के वो पुरोधा है जिन्होंने देश में हो रही उन घटनाओं को, जो घटनाएं वास्तव में हम सब के संज्ञान में रहती है और आती है, उसका फैक्ट फाइंडिंग किया। पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी जाते हैं और वो घटनाएं, जो घटनाएं मानवता को आहत करती है, उन घटनाओं का ज़रूर फैक्ट्स फाइंडिंग करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, अपनी एक रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। एक दूसरी बात है कि एक सेक्युलर एक्टिविस्ट के रूप में पूरी दुनिया से परिचित हैं। डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से इस वक्त हम ये जो बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं आपके लिए, दरअसल इसका संदर्भ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और संदर्भ ये महत्वपूर्ण है कि इस समय हम लोग हाल ही में जो चरित्र देश में देख रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने सन 1950 में 26 जनवरी को अपने आप को संप्रभु कहा, अपने स्वयं के लिए हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की, हमने अपने लिए धर्मनिरपेक्ष तत्व को स्वीकारा, हमने अपने लिए समाजवाद को स्वीकारा और हम सब ने इस बात की गारंटी भी दी कि हम अपने आप को बेझिझक अभिव्यक्त कर सकेंगे। हमने इस बात के लिए भी संकल्पित हुए, दृढ़ संकल्पित हुए कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो न्यू इंडिया का कंसेप्ट है जो हमने 1950 में स्वीकारा, उस कंसेप्ट को आज इस वक्त हम किस स्थिति में देख रहे हैं ये हम समझेंगे डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने जिस न्यू इंडिया की कल्पना या बात बोली जी, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जिस दिन संविधान सभा में राष्ट्र को अर्पण किया। जी, 1950 तो लागू होने का डेट है जी, लेकिन उससे एक साल पहले बाबा साहब ने इसको राष्ट्र के प्रति अर्पण करने का घोषणा करने का दिन है जी, 26 नवंबर 1949, जैसे हम संविधान दिवस कहते हैं। संविधान दिवस। तो उसके दूसरे दिन से आप अगर आरएसएस के माउथ ऑर्गन जिसको बोलते मुखपत्र, जिसका एक का अंग्रेजी नाम है ऑर्गेनाइजर जी, और और हिंदी नाम है पांचजन्य, मराठी भी विवेक है, बंगला है, तेलुगु, लेकिन मैं मुख्य से दो की बात कर रहा हूँ, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, जो उस समय चल रहे थे। आप इनमें के आर्टिकल अगर उठा के देखेंगे मेरे इंटरव्यू के बाद में, आप विकिपीडिया में चले जाइए, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर आप टाइप कीजिए और 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, इस ढंग से आप नवंबर महीने के अंतिम 3 दिन जो है उसके अगर आप आर्टिकल देखोगे, हमें ये भीम स्मृति यानी भारत के संविधान को पहली बार भीम स्मृति नाम देने वाला कोई है संघ परिवार है। हमें ये भीम स्मृति मंजूर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर मनुस्मृति हजारों सालों से मौजूद रहते हुए नायाब, जिसमें हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश की परंपरा का, हमारे देश का, इसका सबका समावेश रहते हुए भीम स्मृति में हमारे देश की किसी भी परंपरा का, संस्कृति का हमको कोई समावेश नहीं दिख रहा है। ये देश विदेश के संविधानों के नकल करके बनाई गई गोदड़ी है। मराठी में ये प्रतिक्रिया रही, ये प्रतिक्रिया है। गुदड़ी का मतलब जो पुराने कपड़े हमारे, जी हाँ, अपने जो साधारण घर है, गरीब घर है, और हम सर्दी के दिनों में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई ब्लैंकेट और रजाई वाली औकात तो अपने लोगों की रही नहीं, ना बाबा साहब की भी थी, ना हमारे करोड़ों लोगों की भारत की स्थिति। तो हमारी माँ बहनों ने सदियों से एक स्टिचिंग, एक सिलाई का एक तरीका ईजाद किया था। पुराने साड़ियाँ, पुराने धोतियाँ, पुराने कपड़े इकट्ठा जो करके फट जाते थे, उनके टुकड़े निकाल निकाल के उनको जोड़ जोड़ के बनाया जाने वाला, जिसको आज अंग्रेजी में कांथा वर्क बोला जाता है, वो गुदड़ी, मराठी में जिसको हम गोदड़ी बोलते। बाकायदा भारतीय संविधान को गुदड़ी की उपमा दी है। तो जिस परिवार ने, जिसके आज भारत में सत्ता चल रही है, लगभग 9 साल होने जा रहे आने वाले मई में, इस परिवार ने इस संविधान को, जिसकी आपने शुरुआत की, इसको इन्होंने स्वीकारा नहीं है और इन्होंने सीधा सीधा मनुस्मृति का महिमा मंडन करते हुए कहा है कि इतना नायाब संविधान हमारे देश का। क्या ये समय इसकी पराकाष्ठा देखते हैं आप?
जिसकी पराकाष्ठा आज की तारीख में ही नहीं, राम मंदिर का जिस दिन भूमि पूजन हुआ जी उस भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री और उस भूमि पूजन में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो एक श्लोक वहाँ पर इस्तेमाल किया, ये मैं उसका प्रतीक मानता हूँ। और वो घटना कोई पुरानी नहीं है, 5 अगस्त, बिल्कुल 5 अगस्त 2020 या 21 की घटना है, बहुत ताजी घटना है, 1 साल पहले की घटना है, या अभी 2 साल बोल सकते हैं, या 1.5 साल बोल सकते हैं। मैं उसके बाद में आया हूँ, आवाज़ इंडिया टीवी पर मैं उस पर बोला भी हूँ, उस श्लोक को लेकर मैंने विस्तार से कहा भी है। तो उस श्लोक को दोहराना मोहन भागवत जी का ये किस बात का परिचायक है? या देश भर में जो दलितों के ऊपर अत्याचारों के जो हम किस्से आए दिन सुनते जाते हैं, अभी भी कल परसों का किसी पानी की बोतल किसी के प्रिंसिपल या शिक्षक की एक दलित विद्यार्थी ने प्यास लगी तो पी ली होगी, तो उस बहाने भी उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। राजस्थान में एक की तो जान ही चली गई, उसमें वो मटके से पानी लिया तो इतना पीटा कि वो मर ही गया। और उलगड़ी से लेके झज्जर से लेके दुनिया भर की घटनाएं ये रोजमर्रा की बात हो, रोजमर्रा की बात है। अब तो उसको हम एक तरह से अभी मतलब उसका उच्चारण करना भी, यानी वो लेकिन मराठी में जो कहावत है ना, रोज मरे त्याला कौन रड़े। आइडिया ऑफ इंडिया की बात जिसने आपने शुरुआत की, बहुत अच्छी प्रस्तावना है आपकी, इसलिए मैं उसको थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहता हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया संघ परिवार को कबूल नहीं है। उनके आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना जो बाबा साहब ने देखी है, जो महात्मा गांधी ने देखी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने देखी है, जो सरदार पटेल ने देखी है, वो है ही नहीं। सुभाष बाबू ने भी देखी है, जिनका महिमा मंडन करते हैं। इनका भारत के प्रति देखने का नजरिया और इनका देखने के प्रति नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ये हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते हैं, ये एक मनुस्मृति वाला एक ऐसा राष्ट्र की कल्पना करते हैं, मतलब इनका आइडिया ये है, इनका आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो शुद्ध हिंदू राष्ट्र का है। और हिंदू के बगैर, और हिंदू भी मतलब सिर्फ अपर कास्ट हिंदू, जिसको कोई 3.5% बोलते, कोई मैं कहता हूँ कि 10 से 15%, क्योंकि उसमें मराठा, राजपूत, जाट वगैरह भी डाल सकते हैं अपन। 85% का जो भारत है, अगर आज 140 करोड़ आबादी, अगर प्रधानमंत्री खुद संसद में बोल चुके हैं, मैं उस पर आऊँगा बाद में जी, तो 140 की भी अगर हम 85% मान लेते हैं तो 100 के 85 हो गए और 40 के, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास की आबादी जो है, जो इनके आइडिया ऑफ इंडिया में नहीं आती है। तो बचा हुआ जो तथाकथित एलिट क्लास है, सवर्ण क्लास है, वो अगर 40-50 करोड़ का अगर देश का अगर इनका सपना होगा तो जनतंत्र का तकाजा है। क्योंकि ये कुछ जनतंत्र के माध्यम से, भले इनको पसंद नहीं हो, वो उसको सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। अभी त्रिपुरा से लेके जो प्रदेशों में इलेक्शन चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे ये लोग गली गली घूम रहे हैं। तो उस जनतंत्र का सीढ़ी का सहारा लेकर, लेकिन इनको भारत के जनतंत्र के प्रति जो हमारे संविधान ने जो मूल्य प्रस्तावित किए हैं, जनतंत्र से लेके हर तरह के, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्य लोगों को सेकंड कैटेगरी का सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा, जो हिटलर ने जर्मनी में ऐसा कभी प्रयोग किया है, जिसको 90 साल होने जा रहे। हिटलर ने जर्मनी में इसी ढंग से करने की कोशिश की। और ये जो नमस्ते सदा वत्सल्य जो है ना, ये बिल्कुल स्टॉर्म ट्रूपर से आया हुआ है। हिटलर इनका आदर्श रहा है और हिटलर को ही मद्देनजर रखकर इन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी की है। और इसलिए संसद में का व्यवहार से लेके व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में एक चालकानुव्रत, ये इनका मुख्य मकसद है। तो इसलिए आपने जिस आइडिया ऑफ इंडिया की जो शुरुआत की, जो अमात्य सेन ने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी एक किताब की शक्ल में पेश किया जी, और सभी बहुत सारे लोगों ने जिनको जनतंत्र से, सेकुलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से प्रेम है, उन्होंने सब ने लिखा है। लेकिन जिनका आज इस देश में सत्ता चल रही है, उनको आइडिया ऑफ इंडिया से बिल्कुल नहीं लेना देना। उनके आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना जो है वो मुट्ठी भर चंद सवर्ण, जो वर्ण हमारी मनुस्मृति के अनुसार जो सोसाइटी थी, शूद्र पैर के अंगूठे से, भुजाओं से क्षत्रिय, माथे से ब्राह्मण, मुख से, इस ढंग से इनका जो, उसी जिसको बाबा साहब ने कहा था कि ये 4 मंजिल की ऐसी सुंदर इमारत है जिसमें सीढ़ी नहीं है,
इमारत है, बिल्कुल नीचे वाला नीचे ऊपर वाला जा नीचे, नहीं ऊपर सकता, वाला ऊपर वाला ऊपर, नीचे बीच उतर वाला नहीं बीच सकता। में। तो ऐसी क्लासिकल उपमा जो दी थी वो हूबहू आज की तारीख में ये लोग उसको कायम रखना चाहते हैं। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।